बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में आज हम वर्कशीट जिसको ट्रायल बैलेंस भी कहते हैं और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके अलावा बैलेंस शीट पे हम बात करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी मेरे इस चैनल पे आप लेक्चर्स वॉच कर रहे हैं, आप लोग कास्ट अकाउंटिंग और ऑडिट के लेक्चर्स के इतने वो एक्टिव देखने में नहीं आ रहे। अब वजह क्या है शायद आप लोगों को पता नहीं है। मैं उनको भी तकरीबन जो है 10-12 लेक्चर कास्ट अकाउंटिंग के हो चुके हैं और इसी के करीब तकरीबन ऑडिट के भी हो चुके हैं। ऑडिट जो सब्जेक्ट है तो वो इम्पॉर्टेंट हैं दोनों टॉपिक, और उनको मैंने अलग इसलिए रखा हुआ है ताकि जो एक ही जगह पे मिक्स होना चीज़ें ना शुरू हो जाएं, क्योंकि लेक्चर नंबर और पार्ट नंबर में काफ़ी जो लड़के हैं वो कंफ्यूज हो रहे थे। तो इसलिए मैंने उनको अलग से रखा हुआ है। अगर आप उनको नहीं ले रहे तो आज से उनको लेना स्टार्ट कर दें। अगर वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में उन दोनों का जो है लिंक भी दे दूँगा, कास्ट अकाउंटिंग ऑडिट का और इंग्लिश वाले पोर्शन का भी, उनको भी साथ में लेके चलें। और अब हम थोड़ी सी स्पीड अप होने लगे हैं, स्पीड तेज़ हो जाएगी, लेकिन ये है कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, जो लेक्चर आए उसको समझ लें। और बाकी जो है डाटा हम कैसे कंपाइल करेंगे, टेस्ट के लिए कैसे तैयार करेंगे, मैं जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने प्लान की हुई हैं ताकि आप लोगों की जो है एंड तक एग्ज़ाम तक पहुँचते हुए आप पे बर्डन भी ना हो और आप समराइज़ करके अपने माइंड में याद भी रख सकें सारी चीज़ें। तो उसके लिए मुझे जो है आज मैं मोस्ट प्रोबेबली एक आप लोगों की गाइडलाइंस के लिए काफ़ी सारे मुझे क्वेश्चन पुट किए जा रहे हैं, उन पे मैं आज एक गाइडलाइन जो ही मुझे टाइम मिलता है मैं गाइडलाइन के लिए आपके जो है एक लेक्चर बना के वो भी अपलोड कर दूंगा ताकि आपको माइंड में क्लैरिटी आ जाए कि आप लोगों ने डाटा को कैसे कंपाइल करना। देखिए एक्सटेंसिव स्टडी हमने की है, बहुत ज़्यादा लेक्चर्स हैं हमारे, लेकिन ये कि हमने कोई चीज़ स्किप नहीं की, ये खुशी की बात है। अब लेक्चर्स जो हैं वो तकरीबन इस सेशन के तो ख़त्म होने वाले हैं, बाकी कास्ट और ऑडिट के रह जाएंगे और इंग्लिश पोर्शन को हम इसके बाद थोड़ा सा तेज़ी से लेकर चलेंगे। तो अभी इस पे अभी लेक्चर पे बात करते हैं, वो ये सारी बातें जो बाकी हैं मैं आने वाले लेक्चर में आपको समझा भी दूंगा, बात भी उस पर करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस तक हमने बात की थी। ट्रायल बैलेंस बनाना भी मैंने किसी हद तक आप लोगों को समझाया था कि हम कैसे लेजर से जो बैलेंस है उसको ट्रायल बैलेंस में लेके जाते हैं। तो आज हम थोड़ा सा इसी के बारे में बात भी करेंगे और एक इलस्ट्रेशन है उसको हम देखेंगे कि फ़र्दर सॉल्व कैसे करना है। जिनका इनफैक्ट कॉमर्स और जो है मैनेजमेंट का बैकग्राउंड नहीं है वो इस इलस्ट्रेशन को 2-3 दफ़ा कम अज़ कम देखें, उनको कंसेप्ट हो कि फ़िनैंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। खैर हमने कैश फ्लो भी अभी इसमें नहीं शामिल किया और चेंजेस इन इक्विटी की स्टेटमेंट भी शामिल नहीं की, खैर वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिक जो चीज़ थी वो मैंने शामिल की, उस पर हम समझाएंगे भी। अब देखें इतने कम टाइम में जो है जो कॉमर्स बेस्ड स्टूडेंट्स हैं वो सारी चीज़ें नहीं सीख सकते, लेकिन ये जो लेक्चर है एक मैं कम्प्रीहेंसिवली डिटेल से इस तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों को भी समझ आ जाए। और इससे भी पहले आप लोगों ने जो पहले 2 लेक्चर हैं वो भी समझने, इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड जो प्रोसीजर्स थे उनको भी ग्रिप करने के बाद इस लेक्चर को देखें और समझें ताकि जो है आपके कंसेप्ट काफ़ी हद तक अच्छे बिल्ड हो जाएं। जब पेपर में इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको सही तरीके से जज भी कर सकें। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस और वर्कशीट पे बात करते हैं। जैसा कि हमने पहले जनरल लेजर से बैलेंस उठा के रखे थे ट्रायल बैलेंस में, उसी पे आज हम बात करेंगे फर्दर। थ्रू आउट एन अकाउंटिंग पीरियड, जो एक अकाउंटिंग का पीरियड होता है, हम क्या क्या करते हैं, ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ अकाउंट्स, जो भी अकाउंटिंग के रेलिवेंट जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व होती है उसको क्या कहते हैं, आर कन्फाइंड टू मेयरली जनरलाइजेशन, उसको क्या करते हैं हम जनरल एंट्रियाँ पास करते हैं किसकी, ऑफ ट्रांजैक्शन एंड देयर पोस्टिंग, फिर उस जनरल से उठा के हम लेजर में लेके जाते हैं जिसको पोस्टिंग कहते हैं। फिर क्या करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, लेकिन जब आपका माली साल ख़त्म होता है उसके बाद हम क्या कहते हैं, हैव टू प्रोड्यूस द रिज़ल्ट्स, हमने जो बिज़नेस के काम किए होते हैं या बिज़नेस की जितनी पूरे पीरियड में हमने एक्टिविटीज़ की होती हैं उनसे हमें कुछ रिज़ल्ट चाहिए होते हैं कि हमने पूरे साल में फिनेंशियली क्या किया, क्या कमाया, क्या खोया, ऑफ देयर एक्टिविटीज़ इन द फॉर्म ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि हमें फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से ही पता चलता है कि हमने बिज़नेस को कितना ऊपर ले गए, परफॉर्मेंस कितनी रही, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ या एसेट के साथ फर्दर क्या हुआ। द प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट इज़ प्रीसीडेड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस,
कि जो बैलेंस फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले आपने क्या करना होता है, ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। और इससे पहले और क्या करना होता है, जनरलाइजिंग एंड पोस्टिंग। जनरलाइजिंग क्या होता है, जो जनरल में एंट्रियाँ पास करते हैं उसको जनरलाइजिंग कहते हैं, एंड पोस्टिंग ऑफ दी एडजस्टिंग एंट्री। और इसके अलावा हम जब आपका ट्रायल बैलेंस बन जाता है उस पीरियड के बाद और फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने तक कई सारी जो ट्रांजैक्शन हो चुकी होती हैं उनकी बेस पे हमने कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी होती हैं, जो आप बाद में इस दौरान में डिसीजन होते हैं उन डिसीजन को भी इम्प्लीमेंट करना होता है, इनकॉर्पोरेट करना होता है इस फिनेंशियल इंफॉर्मेशन में। जनरलाइजिंग एंड पोस्टिंग ऑफ क्लोजिंग एंट्रीज। और ये जो क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं इनको हमने जनरल एंट्रियाँ भी पास करनी होती हैं और उनको पोस्ट भी करना होता है लेजर से ट्रायल बैलेंस की तरफ। दिस प्रोसीजर इज़ कम्प्लेक्स इनफ। ये थोड़ा सा मुश्किल काम भी होता है, दैट देयर आर फेयर चांसेस ऑफ कमिटिंग एरर। और ये काम करते हो जब एडजस्टिंग एंट्रीज पास करते हैं स्टूडेंट्स का भी तब पता चलता है, और प्रैक्टिकली फील्ड में भी जब आप बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो उसमें एडजस्टिंग एंट्रीज़ को इनकॉर्पोरेट करने से ही बंदे का पता चलता है कि इसमें इसकी प्रोफेशनल कितनी ग्रिप है। एट दिस लेवल ऑफ देयर नॉलेज स्टूडेंट मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट बोथ द जनरल एंड लेजर आर फॉर्मल एंड परमानेंट रिकॉर्ड। अब एज ए स्टूडेंट या एज ए लर्नर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होना चाहिए कि जनरल एंड लेजर जो हैं ये परमानेंट रिकॉर्ड्स हैं। सो एनी एरर मस्ट बी अवॉइडेड इन दीज डॉक्यूमेंट्स। इन डॉक्यूमेंट्स में आपने एरर नहीं करनी। अच्छा जी, वन वे ऑफ अवॉइडिंग एरर्स इन दीज परमानेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इज़ टू यूज़ द वर्कशीट। यहाँ पे जो गलती होने से बचाने के लिए हमें क्या बनाते हैं, हम वर्कशीट बना लेते हैं। ए वर्कशीट इज़ ए लार्ज कॉलमनर शीट ऑफ पेपर। इसमें ज़्यादा कॉलम बनते हैं और लार्ज होता है, स्पेशली डिज़ाइन टू अरेंज इन कन्वीनियंट सिस्टमेटिक फॉर्म ऑल द अकाउंटिंग डाटा रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड। कि जब आप फिनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाएंगे, फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, उस वक्त जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं उनको आप क्या करेंगे, उनको आप ट्रायल बैलेंस में पुट कर देंगे। द वर्कशीट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द परमानेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अब ये भी बात याद रखनी है कि जो वर्कशीट है वो परमानेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं है, बट इट इज़ वर्किंग पेपर ऑफ अकाउंटेंट्स। ये अकाउंटेंट अपने लिए आसानी के लिए करते हैं ताकि वो उनसे जो फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए वो यहीं पे अवेलेबल हो जाए। प्रिपेयर्ड बाय पेंसिल, इसको मतलब लेड पेंसिल से बनाते हैं ताकि कोई गलती हो तो उसको रिमूव किया जा सके। इफ़ एन एरर इज़ मेड ऑन दी वर्कशीट, अगर वर्कशीट पे कोई गलती हो जाए, इट मे बी इरेज्ड एंड करेक्टेड मच मोर ईजिली दैन एन एरर इन दी फॉर्मल अकाउंटिंग रिकॉर्ड। बाकी जब दूसरे जो आपके रिकॉर्ड होते हैं उनमें कोई एरर हो जाए उसको ठीक करना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए वर्कशीट जो है उस पे ही लेड पेंसिल से जो है इंट्रीज़ की जाती हैं ताकि कोई हो तो उसको रिमूव किया जा सके। द वर्कशीट इज़ डिज़ाइंड, वर्कशीट इस तरीके से बनाई गई है इन अ मैनर, इस लिहाज से दैट इट मिनिमाइजेज द चांस ऑफ एरर्स, कि इसके बनाने से गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। टू मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, के बहुत हद तक कि जो हमने परमानेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स या हैं जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें गलती से बचा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ आप अगर वर्कशीट को बनाएं। इट ब्रिंग्स इन टू लाइट मैनी टाइप्स ऑफ डिस्क्रिपेंसीज। इसमें बहुत सारी चीज़ों का आपको पता चल जाता है जो खामियां रह गई होती हैं, विच अदरवाइज माइट बी एंटर्ड इन द जनरल एंड पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट्स। अगर ये यहाँ पे आप इसको बैलेंस आउट ना करें तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपने कौन सी गलती कहाँ जनरल में या लेजर में पुट कर दी हुई है। इट मस्ट बी रिमेंबर, ये बात याद रखने के काबिल है, दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट रुपी साइंस, कि यहाँ पे रुपये का जो साइन है वो लिखना ज़रूरी नहीं। डेसिमल पॉइंट्स और कॉलम्स डेसिमल पॉइंट्स और कॉमास और डेसिमल लिखना भी ज़रूरी नहीं। विद द अमाउंट एंटर्ड ऑन दी वर्कशीट, जो आप डाटा या जो अमाउंट्स वर्कशीट में एंटर कर रहे होते हैं। द सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ वर्कशीट प्रोवाइड्स कंसिडरेबल अश्योरेंस, कि जो वर्कशीट अगर ठीक तरीके से आप बना लेते हैं तो इससे बहुत सारी तसल्ली हो जाती है, दैट ऑल द डिटेल्स ऑफ द एंड ऑफ द पीरियड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स हैव बीन प्रॉपरली ब्रॉट टुगेदर, कि जो आपको फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए साल के एंड पे फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, कि वो बहुत हद तक आपके पास अवेलेबल हो चुकी हैं। वर्कशीट आल्सो सर्व्स एज
द सोर्स फ्राम विच फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, और ये एक सोर्स बन जाता है जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं। एंड द एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज आर मेड इन द जर्नल एंड देन पोस्टेड टू द लेजर। और इस तरह अगर कहीं गलती हो तो उसकी जो है एडजस्टिंग एंट्री हम जर्नल में पास करने के बाद लेजर में पोस्ट कर लेते हैं। आगे अब अभी हम बात करने लगे हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। और उससे पहले जो है हम ये देख लेते हैं एक जो है हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस वर्कशीट जिसको हम कहते हैं, ये किस तरह की बनती है। द फॉलोइंग इज़ ए ट्रायल बैलेंस ऑफ ए फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 1990. The business of the firm is carried on by two partners, X and Y, who share profits and loss equally. You are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 1990 and balance sheet as at that date. तो आपने इन इन्फॉर्मेशन से इनकम स्टेटमेंट और फाइनेंशियल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हमने बनानी है। अच्छा जी, जैसे हमने लास्ट अगर आपको याद हो तो हमने लेजर बनाए थे, जनरल एंट्रीज से फर्दर हमने लेजर बनाए थे। तो लेजर में हमने क्या बनाया था, हर एक अकाउंट वाइज हमने बनाया था जैसे जैसे अकाउंट थे। तो उसमें फ़र्ज़ किया हमने एक अकाउंट बनाया प्लांट एंड मशीनरी का, सन्ड्री डेटर्स का, सन्ड्री क्रेडिटर्स का, बिल रिसीवेबल का, बिल पेबल का, परचेजेज, सेल्स, फ्री होल्ड, प्रीमाइजेज और सैलरीज। ये जितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं हमने उनके अकाउंट बनाए। अच्छा, जो डेबिट नेचर के होंगे उनकी एंट्रीज़ या जो बैलेंस आया डेबिट में हमारे पास हमने डेबिट में लिखते गए, और जिसका बैलेंस क्रेडिट में आया उसको हम क्रेडिट में लिखते गए। जो जनरल में हमारे पास लेजर में हमारे पास बैलेंस किया था हमने एक एक अकाउंट को। तो ये सारी की सारी वही इन्फॉर्मेशन है जो हमने लेजर में बैलेंस आउट करने के बाद डेबिट साइड पे आए थे, तो हम यहाँ पे डेबिट के अंदर लिख देंगे। अगर क्रेडिट में वो बैलेंस आया था तो हम क्रेडिट में लिख देंगे। ये भी कंटिन्यू है। तो इसके बाद है फर्दर प्रोविजन इनवर्ड है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। एंड डाउटफुल डेट्स का मतलब है कि कुछ ऐसे आपने क्रेडिट पे चीज़ें बेची थी अभी तक वो मशकूक हैं कि आपको शायद पैसे मिलें या ना मिलें। इसके अलावा कुछ बैड डेट्स हो जाते हैं, जिन्होंने आपके पैसे देने होते हैं, जो आपके डेटर्स होते हैं वो भाग जाते हैं या पैसे नहीं पे कर पाते, बैंक करप्ट हो जाते हैं, तो वो एंट्रीज पास की जाती हैं। इसके अलावा जनरल एक्सपेंसेस हैं, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और रिज़र्व फंड है। और इसके अलावा मिस्टर एक्स का कैपिटल है और मिस्टर वाई का कैपिटल है, और इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक है। तो ये हमारे पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है ट्रायल बैलेंस में। हमने यहाँ से मुख्तलिफ जो जो हमें चाहिए होंगी हमने उनको पुट करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और एक बात इंपॉर्टेंट कि जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसके बाद कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज जिनका हम पहले थोड़ी देर जिक्र कर रहे थे, वो कुछ इस तरीके से होती हैं। जो इंटरम पीरियड होता है काम करने के दौरान में जो डिसीजन हो जाते हैं या कुछ ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हो जाती हैं या कहीं पे कोई एरर हो जाती है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ बी इंक्रीज बाई 5%, कि आपने जो डाउटफुल डेट्स हैं उनको मज़ीद 5% से बढ़ा देना। ये भी डिसीजन हुआ। आगे है वेजेस included a sum of rupees 2500 which has been paid for installation of machinery। वेजेस में 2500 वो शामिल किया जो कि मशीनरी को इंस्टॉल करने पे लगाया गया था। ये गलत एंट्री, इसको भी ठीक करना है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है एक्स ड्रॉज ए सैलरी ऑफ रुपीज़ 500 पर मंथ। मिस्टर एक्स ने जो है 500 सैलरी ड्रा की थी, लेकिन हमने उसको इनकारपोरेट नहीं किया हुआ, तो उसको भी इनकारपोरेट करेंगे। इसके अलावा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज़ 5%, ये भी हमने नहीं लगाई थी। ये भी जब हम बैलेंस शीट वगैरह बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, तो ये इसको भी इनकारपोरेट करना है कि प्लांट एंड मशीनरी पे 5% डेप्रिसिएशन हमने लगानी है। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग सैलरीज़, वो ऐसी सैलरीज भी कुछ हैं जो अब अभी तक हमने पे नहीं की, उधार चल रही हैं, या एम्प्लॉय कहीं छुट्टी पे ज़्यादा तो हमने उसको अभी तक पे नहीं किया हुआ, तो ये भी अभी पेंडिंग है। अब हम चलेंगे, ये हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। हमने सबसे पहले क्या करना है, जो आपकी सेल्स हैं उनको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दें, जो कि आपके ट्रायल बैलेंस में दी हुई थी। जो परचेजेज़ हैं उनको एडजस्ट करने के बाद, यानी कि परचेजेज़ अगर कोई रिटर्न हुई थी या कोई डिस्काउंट मिला था, उनको एडजस्ट करने के बाद नेट परचेजेज़ आपने लिख दी। इसके अलावा जो आपकी वेजेज़ हैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे होंगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो 1,25,000 की वेजेज थी, लेस करना है रॉन्गली इंक्लूडेड 2500, जैसा कि हमने एडजस्टिंग एंट्री में देखा था कि 2500 प्लांट एंड मशीनरी की जो इंस्टॉलेशन पे एक्सपेंसेस आए थे वो हमने वेजेस में डाल दिए थे, इसलिए यहाँ पे उनको निकाल लेते हैं।
तो 1,25,000 में से 2,500 माइनस कर लेंगे तो इसके अलावा ये आपके पास टोटल बैलेंस जो माइनस करने के बाद 10,000 आ जाएगा। इसके अलावा कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है कि जब आपने परचेजेस की तो जो गाड़ी वगैरह किराए पे ली थी या जिस पे आप लाद के लेके आए थे तो उसको कहते हैं कैरेज इनवर्ड, कि फैक्ट्री तक या बिज़नेस की एंटिटी तक लाने के लिए जो खर्चा पड़ा आपको। इसके अलावा ये यहाँ पे ब्रेक लगा देनी है आपने, ग्रॉस प्रॉफिट को अभी नहीं देखना, मैं अभी आपको समझाता हूँ कि ये कैसे आएगा। अब आपने क्या करना है, सेल्स का भी आपके पास फिगर आ गया। अब आपने दोनों को देखना है ये फिगर ज़्यादा है या इन दोनों को जमा किया जाए तो बड़ा है। जो बड़ा होगा उसको आपने नीचे लिख देना है। 2,20,000 बड़ा है तो हमने इसको लिख दिया 2,20,000 इधर भी और 2,20,000 इधर भी। अब ये जो बड़ी वाली अमाउंट थी इसमें से आप माइनस करेंगे ये जो आप सम अप करेंगे तो इट्स मीन कि ये जो है कम बनता है 2,20,000 से, जो मार्जिन होगा कम होगा वो अमाउंट ये लिखी जाएगी और यही 1,34,450 है वो ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट का क्या मतलब है, जो सेल में से आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करें तो आपके जो फिगर्स आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो ये यहाँ पे लिखते हैं सी डी का मतलब है कैरेट डाउन, और इसको हमने आगे प्रॉफिट एंड, यहाँ तक था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, इसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका दूसरा कॉलम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, एक लाइन भी लगा सकते हैं और इसी को आगे कॉलम लेके चलते होते हैं। तो ये जो आपका 1,34,000 बना, इसको आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड से, चूँकि ये इस साइड पे हमने क्यों लिखा था, क्योंकि ये साइड हैवियर थी इसलिए हमने इसको नीचे इसी राइट साइड क्रेडिट साइड पर लेके आ गए। इसको हमने लिख दिया यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। इसको आगे लेके चलते हैं जी। देखें यहाँ पे हमारी ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे देखें ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने ऊपर से नीचे लेके आए थे। सैलरीज़ के एक्सपेंसेस से 1,000 हमने अभी तक एक एम्प्लॉय को देना भी है तो ये दोनों मिला के 11,000। इसके अलावा पोस्टेज और स्टेशनरी के कुछ एक्सपेंसेस होते उनके अमाउंट है 850। कैरेज आउटवर्ड कुछ हमने सेल की थी और उनको भेजने के लिए हमें कुछ खर्चे आए थे तो वो थे 850। इसके अलावा जो थे कुछ हमारे जनरल एक्सपेंसेस हैं जिनको हमने जनरल का नाम दिया हुआ है, ये 2,300 के हैं। और इसके अलावा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारे पास पहले थी जो न्यू प्रोविज़न है हमने किसकी, जो डेटर्स हैं हमारे उनकी हमने जो है 5% लिया, तो वो जो न्यू प्रोविज़न हमारे पास 25 आ गई और उसमें आपने जितने आपके बैड डेट्स होंगे उसको ऐड कर देना है और जो आपके पास ओल्ड प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स थी उसको माइनस कर देना, क्योंकि न्यू प्रोविज़न आपने 5% तक मेंटेन कर ली। इसके अलावा 5% जो आपके बैड डेट्स हो गए उनको ऐड कर दें और ये टोटल जो बैलेंस होगा इसमें से आपने ओल्ड प्रोविज़न को माइनस कर देना, तो आपके पास एडजस्टेड प्रोविज़न आ जाएगी। उसके बाद आपने डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी जितनी थी ये 5% के हिसाब से आई थिंक ये 5,125 बनती है और मिस्टर एक्स को हमने जो 500 पर मंथ दे रहे थे सैलरी वो तकरीबन बनती है 6,000 पर साल की और ये हमने लिख दी। इसके अलावा नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, अच्छा यहाँ तक हमने फिर इसको बैलेंस करना होता है। अब जब आप बैलेंस करेंगे 1,34,450 वाली अमाउंट बड़ी होगी तो इसलिए हमने यहाँ पे भी लिख दी, यहाँ पे भी लिख दी। इसमें माइनस करने के बाद आपके पास ये डिफरेंस आ जाता है और ये जो होता है 53,050 इन दोनों को ऐड करें तो ये मेरे ख्याल में आपके पास 1,06,100 कुछ बनता है। तो 1,06,100 जो है ये आपने पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसलिए मिस्टर एक्स का कैपिटल जो है इस प्रॉफिट से बढ़ जाएगा और मिस्टर वाई का कैपिटल इस प्रॉफिट से बढ़ जाएगा। तो ये प्रॉफिट उनके कैपिटल अकाउंट में हमने बैलेंस शीट में लेके चले जाना है। तो आगे चलते हैं, बैलेंस शीट की तरफ भी हम मूव करते हैं। तो ये जनाब बैलेंस शीट है हमारे पास। ये थोड़ा सा इसका फॉर्मेट आजकल चेंज है, जो ये पुराना है। उसके बाद अब जो है एसेट वाली साइड पे हम नॉन करंट एसेट पहले लिखते हैं, जबकि पहले रवाज ये होता था कि करंट एसेट्स पहले लिखते थे। यही मुझे एक क्वेश्चन मिला था जिससे मैं इजीली आपको समझा सकता था। ये थोड़ा सा ओल्ड पैटर्न पे था, पैटर्न ठीक है, बाकी इसकी जगह की पोजीशन का है। ये फिक्स एसेट जो नीचे लिखे हुए हैं इनको ऊपर रखना होगा और करंट एसेट को नीचे, बाकी ठीक है। सेम इस तरीके से जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं उनको ऊपर और करंट लाइबिलिटीज़ को नीचे। तो वो कोई नहीं, अभी आपने कौन सा जाके क्वेश्चन पेपर में जाके तैयार करनी है, लेकिन ये कि आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेट उसका क्या होता है। अच्छा, हम जब
एसेट्स की बात करें तो हमने जो रियल एसेट्स होते हैं उनको यहाँ पे शो करना होता है। कैश हमारे पास जो है उसको आपने बैलेंस शीट में शो करना होता है। कैश जो बैंक में आपका पड़ा होता है वो भी शो करना होता है। इसके अलावा बिल रिसीवेबल जो होते हैं, जो आपने लोगों से पैसे लेने होते हैं, उसको भी बैलेंस शीट में एसेट वाली साइड पे लिखना होता है। और इसके अलावा जो डेटर्स आपके हों उनमें से जो आप नई प्रोविज़न हमने देखा था बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कि हमने नई जो प्रोविज़न बनाई थी 2525 की, उधर हमने लिखी थी। अब उसको हमने इधर से माइनस करना है, उसके बाद हमारे डेटर्स की अमाउंट आ जाएगी। और क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो बिज़नेस के अंदर जो चीज़ें बिके हुए नहीं पड़ी होती बल्कि बेचने के लिए अभी तक पड़ी होती हैं, उसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। उसको हम एसेट वाली साइड पर लिखते हैं। और इसके बाद जो है हमारे फिक्स्ड एसेट्स आ जाते हैं। फिक्स्ड एसेट में प्लांट एंड मशीनरी हमारी थी 1 लाख की, उसमें हमने कुछ जो है अमाउंट इंक्लूडेड इन वेजेस जो डाल दी थी वो यहाँ पे हमने ऐड कर देनी है। तो जो प्लांट एंड मशीनरी पे हमने इंस्टॉल करने का खर्चा आया था, इंस्टॉल करने का खर्चा भी जो होता है वो प्लांट एंड मशीनरी का हिस्सा होता है, इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया। और इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे जो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंस में हमने इनकर की थी। 5125 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। इसके अलावा फ्री होल्ड प्रीमाइजेज जो है ये हमारे पास 41,000 की हैं। ये तो थी हमारी एसेट वाली साइड। अब हम करेंगे लाइबिलिटीज़ वाली साइड पे बात। लाइबिलिटीज़ वाली जो साइड है, देखें आउटस्टैंडिंग सैलरी थी हमारी 1000 जो हमने अभी तक पे करनी थी, जो लाइबिलिटी थी ना ये हमारी, इसलिए हमने इसको इधर लिख दिया। क्रेडिटर्स वो जिनको हमने अभी तक पेमेंट करनी है, ये भी ट्रायल बैलेंस से आपने फिगर्स उठाने, ये 15,000 के। इसके अलावा बिल पेबल ये हमारी लाइबिलिटी है और इसका बैलेंस है 4200। इसके अलावा लॉन्ग टर्म जो फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ हैं उसमें हमने क्या क्या देखना है। रिज़र्व फंड जो है 15,000, ये क्यों लाइबिलिटी होता है? क्योंकि ये वो फंड होता है जिस पे हमने सिर्फ किसी मुश्किल वक्त को निपटाने के लिए फ़ंड्स को अपने पास रखा होता है, और ये इन पे हिस्सा होता है। राइट किसका होता है? शेयर होल्डर्स का होता है। लेकिन बिज़नेस के में इस जगह पे इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये बिज़नेस की लाइबिलिटी है और अल्टीमेटली बिज़नेस ने इसको पे करना है। इसके अलावा कैपिटल स्टॉक आप देखें तो वाई का 41,000 था और नेट प्रॉफिट जो उसको मिला था उसके हिस्से में ये मिला, इससे इसका जो है शेयर कैपिटल जो है वो बढ़ गया। अब जो एक्स का पहले था जो कैपिटल वो था 41,000 और उसके बाद उसको नेट प्रॉफिट 53,050 मिला और सैलरी इसकी 6,000 थी और इसका कैपिटल अब हो गया 1,50,000। तो अब देखें दोनों हमने लिख दी, एसेट साइड भी और लाइबिलिटी साइड भी। अब आपने इन दोनों साइडों के जितनी भी अमाउंट्स हैं उनको जमा करना है और ये आपकी इक्वल आनी चाहिए। जब इक्वल आ जाएंगी तो इट्स मीन कि आपने फिनेंशियल स्टेटमेंट ठीक ठीक बना लिए। तो इसके अलावा नीचे आप कुछ नोट्स वगैरह जो अगर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो तो वो भी आपने लिखनी होती है जो नोट्स में कि आपने क्या क्या कैसे कैसे कैलकुलेशन की। तो इस पे देख लें कि हमने जो जो वर्किंग की, मतलब हमने देख लेते हैं एक दफ़ा। इन दिस इलस्ट्रेशन न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स विल नॉट बी कैलकुलेटेड इन द यूजुअल वे। किस तरीके से? बट इट विल बी कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग वे कि आपके पास ओल्ड प्रोविजन जितनी थी बैड डेट्स उसमें से माइनस कर देंगे, एक्सेस ओल्ड प्रोविजन जितनी आपकी बच गई, और इसके अलावा 5% आपने ओल्ड डेटर्स पे जो है न्यू प्रोविजन जनरेट करनी है, तो ये आपके पास टोटल बन जाएगी ये न्यू प्रोविजन। तो इस तरीके से आपने प्रोविजन का फार्मूला ये समझ लें कि ओल्ड प्रोविजन माइनस बैड डेट्स और जो एक्सेस होती है ओल्ड की और न्यू प्रोविजन उसमें ऐड कर देते हैं और ये आपके पास सारी प्रोविजन आ जाती है। तो इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे आप इसको रीड भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ से है, ओपनिंग स्टॉक इज़ नॉट गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक इज़ गिवन इन द ट्रायल बैलेंस इंस्टेड ऑफ गिविंग एज एन एडजस्टमेंट। इट मीन्स द गिवन परचेजेज आर एडजस्टेड परचेजेज, मतलब आप परचेजेज को एडजस्ट नहीं करेंगे। अगर कोई चीज़ दी होगी तो आपने उसको एडजस्ट करने के बाद एडजस्टेड लिखना होता है। यहाँ पे सिर्फ आपके पास परचेजेज दी गई थी इसलिए आपने उसको एडजस्टेड परचेज लिख दिया कि इसमें कोई और चीज़ नहीं। इन सच अ केस क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट बी shown in the trading account, it will only be shown on the asset side of the balance sheet। क्योंकि आपने क्लोजिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग स्टॉक होता तो आपने क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना था। क्योंकि ओपनिंग स्टॉक नहीं था लेफ़्ट साइड पे, तो इसलिए आपने क्लोजिंग स्टॉक को भी वहाँ पे शो नहीं किया। तो यहाँ पे ये इसने नोट्स में ये चीज़ लिख दी ताकि आप इसको पढ़ के इस पर जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग उसी हिसाब से डेवलप कर लें। लेसन हमारा यहाँ पे आज का ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।